आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है जल है जीवन। चलते हैं आगे की तरफ। आज स्कूल पहुंचते ही बच्चों को स्कूल की दीवारों पर पोस्टर लगे दिखाई दिए जिन पर लिखा था जल बहुमूल्य है, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन नहीं। प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापिका दीदी द्वारा बताया गया कि आज 22 मार्च है। आज का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि आज हम इसी विषय पर चित्र प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। स्कूल में तथा अन्य स्थानों पर इन चित्रों और पोस्टरों को लगाकर सभी को जल की उपयोगिता के बारे में बताएंगे। सब बच्चे बहुत खुश और उत्साहित हैं। वे लोग अलग अलग समूह में बैठकर जल से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चित्र बनाने लगे। किसी समूह ने जल के स्रोतों से संबंधित, किसी ने उसकी उपयोगिता एवं किसी ने उसके संरक्षण तथा प्रदूषण से संबंधित चित्र व पोस्टर बनाए। इसके बाद सभी बच्चे शिक्षकों के साथ अपने बनाए चित्रों पोस्टरों को लेकर गांव में घूमे। जगह जगह रुककर लोगों को पानी की उपयोगिता के बारे में समझाया। आखिर में पंचायत भवन के पास सभी बच्चे इकट्ठा हुए। ग्राम प्रधान द्वारा सभी बच्चों को शाबाशी दी गई तथा पुरस्कृत भी किया गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन आपके स्कूल में क्या होता है बताइए। विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन आपके स्कूल में क्या होता है। आप अपने शिक्षक या शिक्षिका से बात करें और इस दिन को मनाएं तथा लोगों को जागरूक करें। जल या पानी हम सभी के लिए आवश्यक है। हम प्रतिदिन किसी न किसी कार्य में जल का उपयोग करते हैं, जैसे पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने में। जल के बिना रहना न केवल हमारे लिए बल्कि किसी भी जीवधारी के लिए असंभव है। क्या आपने कभी सोचा है जल जो हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है वह कहाँ से आता है। जल के स्रोत। पानी हमें जहाँ जहाँ से मिलता है उन्हें जल के स्रोत कहते हैं। बारिश के दिनों में तालाब पोखर भर जाते हैं, नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, झीलें भर जाती हैं। जल के इन स्रोतों को धरातली जल कहते हैं। नदियां धरातली जल स्रोतों में मुख्य है। पानी की बड़ी बड़ी टंकियों में नदियों के जल का संग्रह किया जाता है और शुद्ध करके पाइप के माध्यम से घरों में पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त नदियों पर बांध बनाकर भी इसके जल का उपयोग बिजली उत्पादन करने, नहर द्वारा सिंचाई करने एवं अन्य कार्य में किया जाता है। ये चित्र में देख लीजिए, नदी का पानी है, तालाब का पानी है, ये झील का पानी है। पानी को हम पानी की टंकी में स्टोर कर देते हैं ऐसे, और बांध जो बिजली उत्पन्न की जाती है ऐसे बनाते हैं। भूमि जमीन के अंदर एकत्र जल को भूमिगत जल कहते हैं। धरातल पर पाए जाने वाले जल रिस कर जमीन के अंदर एकत्रित हो जाता है। इस जल को कुआं, हैंडपंप व नलकूपों यानी कि ट्यूबवेल द्वारा प्राप्त करते हैं तथा जल का उपयोग पेयजल एवं सिंचाई आदि कार्यों में किया जाता है। जैसे कुआं है, कुआं का पानी निकालते हैं, हैंडपंप से जमीन से पानी निकालते हैं और ट्यूबवेल से हम पानी निकालते हैं। अब आपको लिखना है इसमें आपके गांव या घर के आसपास पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, इनका उपयोग किन कार्यों में किया जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कुएं का, कुआं होगा ही, उसका उपयोग हम क्या करते हैं। हैंडपंप लिख दीजिएगा, ट्यूबवेल लिख दीजिएगा, ऐसे इसको भर दीजिएगा। आपके घर में पानी कहाँ से आता है, इसका उपयोग आप किन कार्यों में करते हैं। अब आपके घर में पानी या तो नल से आता होगा डायरेक्ट जमीन के अंदर से, या टंकी से आता होगा, उसके बारे में यहाँ पर लिख दीजिए। जल प्रदूषण के कारण। ये जल है, देखिए चित्र दिया गया है, इसमें पानी आ रहा है, इसमें लोग भैंस धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। ये कंपनी का पानी भी गंदा इसमें आ रहा है, घरों का पानी गिर रहा है, इससे जल प्रदूषित होता है।
इसको समझेंगे। किन किन कारणों से जल प्रदूषित हो रहा है। नदियों तालाबों का जल कई कारणों से प्रदूषित होता है। इनमें से कुछ कारण है, जैसे नदी तालाब आदि में कूड़ा करकट डालना, इससे भी होता है। नालों का गंदा पानी नदी में गिरना, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का नदियों में गिरना, कुआं तालाब के पास नहाना, कपड़ा धुलना एवं जानवरों को नहलाना। खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से भूमिगत जल का प्रदूषित होता है, यानी कि प्रदूषित होना। अपने आसपास की किसी तालाब व नदी का अवलोकन करिए और कक्षा में आकर साथियों के साथ चर्चा करें। तालाब या नदी के जल का उपयोग कौन कौन करता है, इनका उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। तालाब या नदी का उपयोग कौन कौन करता है और उनका उपयोग किन कार्यों में किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको आपस में आकर चर्चा भी करनी है, बतानी है। क्या फैक्ट्री या कारखानों का प्रदूषित जल, कूड़ा कचरा आदि अपशिष्ट पदार्थ इनमें डाले जाते हैं? क्या यह पानी पीने योग्य है? क्या यह पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है? पानी में रहने वाले जीव जंतु प्रदूषित जल से किस तरह प्रभावित होते हैं? ये जो टॉपिक है इस पर आपको चर्चा करनी है अपनी कक्षा में। प्रदूषित जल का हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे जल के प्रयोग से पीलिया, हैजा, पेचिस, अतिसार या डायरिया, टाइफाइड आदि रोग हो जाते हैं। प्रदूषित जल पीने से जानवर भी बीमार पड़ जाते हैं। तालाब या नदी का जल प्रदूषित होने से उसमें रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं। पेड़ पौधों पर भी इस जल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इनकी वृद्धि रुक जाती है। प्रदूषित जल से फसलों को भी नुकसान पहुंचता है। इन फसलों, फलों एवं सब्जियों को खाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब अपने साथियों के साथ चर्चा करिए। तालाब या नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? चर्चा कीजिए और प्रमुख बातों को चार्ट पर लिखकर कक्षा की दीवारों पर लगाइए। जो पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता, जिसे हम पीते हैं, वो पीने योग्य पानी कहलाता है। यहाँ पर ये प्रश्न है, पीने योग्य पानी क्या कहलाता है? तो आप इसका यहाँ से उत्तर लिख लीजिएगा। स्वच्छ जल एवं स्वस्थ जीवन, इसके टॉपिक को पढ़ेंगे। एक कांच के गिलास में नल या हैंडपंप का स्वच्छ जल लें, दूसरे गिलास में तालाब या किसी गड्ढे का पानी लें। दोनों को ध्यान से देखें। दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? आप दोनों में से किसका पानी पीना चाहेंगे और क्यों? कभी कभी आपको सुनने को नहीं मिलता होगा कि किसी गांव के लोग जल के उपयोग से बीमार पड़ गए हैं। ऐसा नहीं कि वह जल गंदा था या उसमें गंध थी, वह जल देखने में स्वच्छ था, उसमें कोई गंध भी नहीं थी, फिर भी लोग बीमार हो गए। इससे यह पता चलता है कि जल देखने में साफ हो तो भी उसमें कीटाणु हो सकते हैं। ऐसे जल पीने योग्य नहीं होता है। जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न तरीके अपनाते हैं, जैसे उबालकर। जल को पीने योग्य बनाने का सबसे आसान उपाय है उबालना। उबालने से सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। उबाले गए पानी को ठंडा करके साफ कपड़े से छानकर पीना चाहिए। छानकर पानी को स्वच्छ करने का अन्य तरीका छानना है। इस प्रक्रिया में पानी को अलग बर्तन में एक साफ कपड़े से छानकर इकट्ठा कर लिया जाता है, परंतु पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए उबालना आवश्यक है। क्लोरीन द्वारा, क्लोरीन का उपयोग भी पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार कुओं के पानी में लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डालकर पीने योग्य बनाया जाता है। पानी को शुद्ध करने की विधि, सामग्री है, ये प्रयोग है जिसमें पानी को शुद्ध करने की विधि है। सामग्री दिया है 3 गमले या घड़े, जल, बजरी, बालू या रेत। चित्र के अनुसार 3 गमले या घड़े लें। गमलों के तले में छोटे छोटे छिद्र करके इन छिद्रों में रुई की बत्ती लगा दें। दूसरे गमले में साफ बजरी भरें। तीसरे गमले में साफ बालू भर दें।
अब ऊपर वाले गमले में दूषित पानी धीरे धीरे डालें। दूषित पानी की अशुद्धियां गमले में भरी बजरी तथा बालू के कणों से छनकर किस तरह दूर हो जाती हैं, ध्यान से देखो। सबसे नीचे वाले गमले से छना हुआ पानी साफ दिखाई देता है। इस पानी को भी उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए। सूक्ष्म जीव बजरी बालू से छनने के बाद भी पानी में रह जाते हैं। अब आप बताइए, आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? क्या यह पानी स्वच्छ होता है? यदि नहीं तो इसे कैसे स्वच्छ किया जाता है? पानी के रख रखाव के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? पीने के पानी की शुद्धता के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि जिन स्थानों पर पानी रखें वह स्थान भी साफ सुथरा हो। जिस बर्तन में पानी भरें उसे ढक कर रखें एवं उसकी नियमित सफाई करें। पानी निकालने के लिए लंबी हैंडल वाले बर्तन का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त हम अपने आसपास के स्थान को साफ रखें। कूड़ा करकट एवं आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। कूलर एवं पानी की टंकी को समय समय पर साफ करें एवं हैंडपंप के आसपास पानी निकासी की उचित व्यवस्था करें, जिससे मक्खी मच्छर आदि उत्पन्न न हो सके। ऐसा करने से हम मलेरिया डेंगू आदि बीमारी से बच सकते हैं। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। इसके अभ्यास कुछ प्रश्न दिए हैं। पहला है, जल के स्रोत कौन कौन से हैं? अब आपने पढ़ाई है तो लिख भी लेंगे। जल प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं, लिख लीजिएगा। प्रदूषित जल पीने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आप समझ ही गए हैं। पानी को स्वच्छ रखने के लिए किन किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप लिख लेंगे। बहुत आसान है। धन्यवाद।